काम करते हैं। तो मैं इसे बंद कर दूँ, ये मुझे लगता है रिसोर्सेज ज़्यादा ले रहा है। जी आगे जी नोटपैड प्लस प्लस ये आपने इंस्टॉल करना है। ये मैंने कहा कि सबसे पहला काम आज घर जाके आपने ये करना है, इसलिए मैं इसी को खोल के अब कोडिंग करने लगा। तो मैंने कहा ओपन करो इसको, खुल गया। ये ऑलरेडी खुला हुआ था ना, ये एप्लीकेशन इसमें थी, इसे मैं बंद कर देता हूँ। कितनी सारी इसमें विंडोज़ बनी हुई जिनमें मैं काम करता हूँ, वो सारी खुली हुई दिखा रहा है। फिलहाल मैं इनको बंद कर रहा हूँ। इसलिए बंद कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ही विंडो दिखे। हो सकता है क्लोज ऑल भी हो सकता है, मैं नहीं कर रहा। जी आ जाए। ये इस तरह हमारे पास ओपन हो गया नोटपैड प्लस प्लस। वही काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ नोट करें, इसमें लाइन नंबर भी लिखा हुआ है नंबर 1। एक तो इसमें लाइन नंबर शो होने लगा हुआ है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ये कोड भी आ रहा है इसमें। ये क्या होता है, टाइटल हेड होता है। ओके हेड लिख दिया जी मैंने, और हेड को क्लोज कर देते हैं हम। अब इस दफ़ा हमें बॉडी की भी ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि अब हम बॉडी के टैग्स की बात करने जा रहे हैं। जी आ जाए। स्टूडेंट्स फर्स्ट डे में कौन से हैं जो मुझे आज नज़र आ रहे हैं? एक आप फर्स्ट डे हो, आप लोग का भी फर्स्ट डे है, दोनों का। क्या नहीं, अब कोई खत्म, अगली बात करें ना, वो बात खत्म होगी, वो सीख लिया ना हमने टाइटल लगाना भी सीख लिया, हमने फेविकॉल लगाना भी सीख लिया। अब भूल जाए उसको, अब जब हमें वो लगाना होगा हम लगा लेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे देखने लगे कि हमें आगे क्या काम करना है। अच्छा अब मैं इधर आ गया हूँ, और मैंने आपको जो बेसिकली दिखाया अभी वेबसाइट, ये वेबसाइट है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको जो चीज़ दिख रही है, ये जो नज़र आ रहा है, ये कहाँ से नज़र आ रहा है? ये बॉडी में से नज़र आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग जी, किसका टाइटल है ये? वेबसाइट का टाइटल यहाँ तो नहीं आता ना, वो तो यहाँ आता है। ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करें। हाँ मैंने कहा अपने कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करें, और सबसे आसान तरीका लर्निंग करने का ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्स तरीके से लर्न ना करें, आप इजी तरीके से किसी चीज़ को समझें, और वो चीज़ बिल्कुल ना सोचें जो आपने अभी तक सीखी नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपने सीखी नहीं, अगर आप उसके मतलब सोचेंगे ना, तो आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे एकदम। अभी आप सिर्फ अपने जहन में रखें कि वेबसाइट का टाइटल कैसे लगाते हैं, वेबसाइट को फेविकॉल कैसे लगाते हैं, मैंने यहाँ पे लाके बात खत्म कर दी है। ये आप सीख चुके हुए हैं, इसलिए हम आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आज और नई बात करने लगे हैं कि भाई ये वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है जो खुली हुई है आपके सामने। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बॉडी में आ रहा है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि भाई वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र्स को चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बॉडी में है। ठीक है, सो मैं भी आपको यहाँ से बॉडी में ही ले आया हूँ, ऐसे ही है ना। और अब यहाँ से मैं सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आपको बताने जा रहा हूँ, एलिमेंट में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये कैसा टेक्स्ट है, ये वेबसाइट में क्यों ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये किस टैग के साथ मैंने लिखा है, और उस टैग का एसईओ से अगर कोई रिलेशनशिप है तभी हम ये बात कर रहे हैं। अगर इसका एसईओ से कोई रिलेशनशिप ना होता तो शायद मैं इसको इग्नोर कर देता, मैं आपसे ये वाले टैग की बात ना करता। ठीक है, तो ये वाला जो टैग है, ये टैग है जी हमारे पास हेडिंग स्टाइल। ये है हेडिंग स्टाइल, और आप सब जानते हैं कि हम कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो जब भी हम कोई कंटेंट रीड कर रहे होते हैं तो उस कंटेंट से ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होती है, उसके नीचे उसका कंटेंट लिखा होता है, और सपोर्ट करने के लिए सम टाइम उसके साथ एक तस्वीर भी लगी होती है। सो यही हालत इस वेबसाइट की भी है। ये देखें,
ये एक हेडिंग लिखी हुई है, ये एक कंटेंट लिखा हुआ है, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये देखिए साथ स्ट्रीम भी है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल उसी लॉजिक के ऊपर काम हो रहा है जैसे कि हम कोई रीडिंग फॉर्मेट की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, और अब हम ये देखने लगे कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किसमें लिखा हुआ है। इसके लिए इस्तेमाल हुई है जी हेडिंग स्टाइल्स। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़र हैं, हल्का फुल्का भी यूज़ कर लेते हैं, तो बेसिकली हेडिंग स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल होते हैं, और नहीं है यूज़र तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो उसमें हेडिंग्स लिखी होती हैं उनको हम हेडिंग स्टाइल्स बोलते हैं, और टोटल वहाँ पर 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। वहाँ पर हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, और वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स यहाँ पर भी हैं। एग्जैक्टली वही हेडिंग स्टाइल्स हैं H1 से लेकर H6 तक। यानी ये टोटल हमारे पास वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्राफिकली, यहाँ पर हम कोडिंग के साथ यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनको लिखकर आपको दिखाऊं तो कैसे लिखा जाएगा? H1 यानी बेसिकली क्या है, HN, ऐसे ही है ना। N स्टैंड्स फॉर नंबर, यानी कि HN का मतलब क्या हुआ, H1। जब आपको 2 की ज़रूरत होगी तो क्या लिखोगे, H2। जब आपको 3 की ज़रूरत होगी तो क्या लिखोगे, H3, H4, H5, H6। तो इस तरीके से हम हेडिंग्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें पता लग गया कि ये हमारे पास टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एसईओ का जो है ना, आप समझ लो कि की फैक्टर है कि भाई हमने एक वेबसाइट बनाई है और हमने उस वेबसाइट के अंदर हेडिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल करना है। यानी अगर हम हेडिंग स्टाइल अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक मेन फैक्टर अपनी वेबसाइट को रैंक करने का इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई हमें ये पता लग जाए कि जो हेडिंग स्टाइल है उसे वेबसाइट पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम ये समझना चाहते हैं कि हेडिंग स्टाइल को अपनी वेबसाइट पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब हमें हेडिंग स्टाइल के टैग का पता होना जरूरी है। अब आप ये भी समझ लें कि ये हेडिंग होती क्या है। अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में बात करूं सो व्हाट इज हेडिंग। अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में बात करूं तो हेडिंग से मुराद क्या चीज़ है। हेडिंग से मुराद ये है कि मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका हेडर, ऐसे ही है ना। यानी मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ पैराग्राफ्स की शक्ल में, पैराग्राफ्स के अंदर नंबर ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो जो मैं मैसेज अपने पैराग्राफ से देना चाह रहा हूँ मैं उसका एक मुख्तसर सा थीम दे देता हूँ, और वो किस में देता हूँ, हेडिंग में देता हूँ। गूगल मुझे ये कहता है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसे मुश्तमिल होना चाहिए पैराग्राफ्स की शक्ल में, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की शक्ल में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में, उसे मुश्तमिल होना चाहिए छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पैराग्राफ में क्या होता है, सेंटेंसेस होते हैं, तो गूगल मुझे कहता है कि छोटे पैराग्राफ्स, और हर पैराग्राफ के अंदर जो आप सेंटेंस यूज कर रहे हो वो सेंटेंसेस भी छोटे होने चाहिए। उसके अंदर जो आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश भी इजी टू रीड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है, यानी फिर वो उसको रेकमेंड करेगा। सो अब अपनी वेबसाइट जो कंटेंट है उसको हेडर के तौर पर भी मुझे दिखाना है कि भाई इस कंटेंट की हेडिंग क्या है। आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर एक टॉपिक शुरू होता है, उसके बाद उसी टॉपिक की मजीद कुछ डिटेल होती है। तो समटाइम क्या लिखा होता है, एक टॉपिक को पहले एक टॉपिक को नाम दे देते हैं 1, है ना, फिर नीचे जाते हो तो लिखा हो रहा है 1.1, फिर उसके बाद लिखा आ जाता है 1.2, फिर एक और सब हेडिंग बननी होती है आगे से, तो उसमें आगे लिखा हुआ आ जाता है 1.2.1, और फिर लिखा हुआ आता है 1.2.2, और फिर 1.2.3। अगर फॉर एग्जांपल 2.3 की भी आगे से सब हेडिंग्स बननी हो तो फिर क्या होगा 1.2.3.1। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेडिंग विद नेस्टेड हेडिंग्स, यानी कि हेडिंग्स विद नेस्टेड। नेस्टेड का क्या मतलब होता है, जब किसी चीज के अंदर कुछ और हम चीज एक और बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है नेस्टेड। मतलब एक हेडिंग का स्ट्रक्चर है, ये समझाना चाह रहा हूं कि हेडिंग का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर से हम असल में, अब आप नोट करें कि एक कोई बंदा अगर ये समझे कि ये हेडिंग जो है ये हमारे लिए लाइक का मार्कर है,
जैसे आप पेपर देते हैं तो मार्कर के साथ अपने ऊपर हेडिंग्स लिख रहे होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये सपोज करेंगे ये तो लाइक अ मार्कर कोई चीज़ हम बता रहे हैं, बताने के लिए यहाँ पॉइंटर हाईलाइटर यूज करने लगे हुए हैं, तो ये देखने की हद तक तो ठीक समझ में आती है बात, मगर असल में गूगल की एसईओ में इट इज़ नॉट लाइक अ मार्कर ओनली, मतलब ये सिर्फ मार्कर नहीं है बल्कि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि गूगल में इसका असल मकसद क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर है हमारे मैसेज का। जैसे अभी मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है ना 1.1 और 1.1.1, सो बेसिकली वो क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म। आपको पता लग रहा है कि भाई एक पहला पॉइंट शुरू हुआ था और आगे से सारे उसी के फर्दर पॉइंट्स चलने लगे हुए हैं, तो असल में आपको मैसेज क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर का मैसेज मिल रहा है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट में स्ट्रक्चरल तरीके से डाटा एंटर नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक और की फैक्टर इग्नोर करें कि भाई गूगल को कैसे समझ में आएगी क्या चीज़ है। गूगल को इसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि आपने कुछ नॉर्मल लिखा कुछ बोल्ड कर दिया, हालांकि हेडिंग स्टाइल बोल्ड करती है, देखा जाए तो हेडिंग स्टाइल हाईलाइट करती है उस टेक्स्ट को, जिसे आप हेडिंग दे देते हो। हेडिंग 1 बहुत बड़ा हेडिंग होगा, हेडिंग 2 क्या होगा, उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 क्या होगा, उससे भी छोटा होगा। इसका मतलब जब मैं हेडिंग 6 तक पहुंचूंगा तो सबसे छोटा हेडिंग स्टाइल होगा लिखने में। देखने की हद तक अभी मैं आपको लिखकर दिखाता हूं तो आपको फील हो रहा होगा कि एक हेडिंग बड़ी है और एक हेडिंग छोटी है, लेकिन अगर हम कोई बंदा ये समझ रहा होगा कि शायद ये हम वेबसाइट में सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि H1 बड़ा है तो मैंने सबसे ऊपर लगा दिया, बेसिकली H1 to H6 को गूगल एक स्ट्रक्चर समझता है और कहता है भाई अब आपने इसको लिखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता लग रहा है कि आपका स्ट्रक्चर है ये, आप कोई डाटा मुझे जो दे रहे हो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। ये बहुत ही मेन की फैक्टर है एसईओ का कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या हेडिंग स्टाइल्स हैं, अगर हेडिंग स्टाइल्स हैं तो क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। अब हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर क्या है, मिसाल के तौर पर हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, टोटल 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूं करूं अपनी वेबसाइट पे, पहले लगाऊं हेडिंग 3, फिर लगाऊं हेडिंग 1, फिर लगाऊं, तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर। हालांकि देखा जाए तो भाई हेडिंग तो बोल्ड करने का यूज कर रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई H1 बड़ा है तो H2 छोटा है। हो सकता है मैं पहले वाली हेडिंग को बड़ा करना चाहता हूं, दूसरे वाली पहले की छोटा करना चाहता हूं, दूसरी को बड़ा करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा भाई पहले छोटी लगा लेते हैं, जिसका मतलब है इट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। हमें सिमेट्री में रहना है, यानी हमने जब अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ को करना है। ये आपको मैंने साइंस समझाई है हेडिंग स्टाइल की क्या है, ये समझनी जरूरी है। हमें सिर्फ हमारी साइंस हेडिंग नहीं है, हमारी साइंस टैग भी नहीं है। टैग को तो हमें अंडरस्टैंड करना है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ टैग लिखना है, हमें ये समझना है कि टैग क्यों लिखा जा रहा है, उसकी असल वजह क्या है, क्यों इस टैग को हम कह रहे हैं कि भाई ये एसईओ फ्रेंडली टैग है। इसलिए है कि ये स्ट्रक्चरल टैग है और ये आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यानी गूगल के एल्गोरिदम को ये पता लगता है कि भाई इसने हेडिंग्स लगाई हैं, अब उसको समझ में आ जाता है कि ये इसका मेन टॉपिक है और ये उसका सब टॉपिक। वो उसकी फॉर्मेटिंग से नहीं समझता, वो उसके H1 के या H2 के यानी हेडिंग स्टाइल के टैग से उसको ये बात समझ में आती है। हाँ जी, समझ रही है बात? अब ये देखते हैं इस चीज, यहाँ पर आकर देखते हैं इस चीज। ये मैंने बैठे बैठे मैं खड़ा हुआ, खड़े होकर मैं उधर आ गया, है ना। ये बेसिकली मैं इसलिए इसे सब कुछ मैंने किया था कि आपने इसके पॉइंट को फोकस करना है कि मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो है क्या। मतलब हेडिंग का टैग होता तो जैसे मैंने टाइटल सिंपली कल करवा दिया था, मैं वैसे ही पेस्ट कर देता आपके माइंड में। वो भी आपके माइंड में मुझे ये पेस्ट करना था कि जो हेडिंग है ये एसईओ का बहुत बड़ा एक फैक्टर है और आपने इसको सिर्फ टैग नहीं समझना, आपने इसको समझना है कि ये हेडिंग एसईओ के स्ट्रक्चर के लिए लाजमी है। अगर आप एसईओ का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और अगर आप अपने एसईओ का स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपने हेडिंग को प्रॉपरली वे में इस्तेमाल नहीं किया तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब आ जाते हैं इधर वापस और यहाँ पर आकर मैं लगाने जा रहा हूँ हेडिंग और मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ जिसमें मैं टोटल 6 हेडिंग्स लगाऊंगा। 6 ही है ना हमारे पास, तो मैं 6 की 6 लगा देता हूँ। N1 क्यों आएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने। N का मतलब नंबर है ना, तो नंबर तो लग गया ना। देखना एक चीज होती है उसका एक सिंटेक्स होता है, एक उसका यूज होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ हेडिंग 1 का सिंटेक्स क्या है तो मैं बोलूंगा HN,
तो एच एन का मतलब क्या हुआ, एन मतलब 1 to 6, एन का मतलब क्या हुआ 1 to 6, मतलब एन में एक भी आ जाएगी, नहीं मुझे एक नहीं लगानी, मुझे 2 लगानी है तो एन की जगह पर 2 आ जाएगा, भाई मुझे 2 नहीं लगानी 3 लगानी है तो एन की जगह पर, तो बेसिकली एच एन इज द सिंटेक्स, एच एन उसका सिंटेक्स है, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया जी H1, और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ सिर्फ हेडिंग स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर आए तो ये क्या हो गया जी 2, एक और लगा लें, मैं आगे कोई मेंशन नहीं कर रहा कि भाई हेडिंग 1 है 2 है या 3 है, ठीक है, टाइपिंग का काम सेव करने के लिए कि टाइम हमारा इस टाइपिंग में ना खर्च हो जाए। 4 कितनी मैंने बताई है 6 बताई है, तो इसका मतलब है टोटल 6 हेडिंग स्टाइल, 5 आनी थी, बिल्कुल ठीक है, तो इसको 5 कर देते हैं और इसको 6, ठीक। हेडिंग्स लग गई हैं, अब क्या करना है अगले मरले में, इसको सेव करना है हमने। स्टूडेंट्स मैं कोई इतनी हंसने वाली बात नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो मुझे बताएं, मैं खुद भी स्माइल करूँ। थोड़ा सा हमें क्लासरूम में सीरियस फैक्टर बहुत अहम रोल है हमारे कोर्स का, हाँ बहुत अहम रोल है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप लोग समझ रहे हो कि आप किसी तरह की इंगेजमेंट में 2 लोग इन्वॉल्व होंगे तो मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता क्लास पढ़ाते हुए कोई चीज़। जी सेव एज में आ गए हम। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि हम लोग जो काम करें ना, हमारा फोकस सबका उस पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस खराब होगा तो आपका सारी बेस खराब हो जाएगी। चलें, इसको हम जिस जगह पर भी सेव करना चाहते हैं ना, फिलहाल मैं कहता हूँ भाई इसको सेव कर दो डेस्कटॉप के ऊपर, सपोज कर लें, या बल्कि उधर ही करते हैं जहाँ हम करते हैं, जो हमारी साइंस है ना उसी के मुताबिक सेव करते हैं। सो यहाँ से मैं आ जाता हूँ पीक पे, पीक से मैं आ जाता हूँ आपके फोल्डर में, आपका फोल्डर कहाँ है जी, ये आज की डेट में आते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको आपका जो काम का फोल्डर बनाता होता हूँ। अच्छा अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ से देखिए जरा HTML फाइल नजर आ रही है कहीं पे, ये देखिए कितनी सारी टाइप्स आ रही हैं इसमें, आपने यहाँ से कौन सी फाइल चूज करनी है, HTML फाइल कर ली मैंने चूज। बाकी की कौन सी फाइल्स आ रही हैं हमसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ओके, किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी कि क्या है, इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश नहीं करनी, इस प्रोग्राम को एज ए एडिटर यूज़ करना है हमने कि भाई ये मेरा HTML फाइल एडिटर है, ठीक। इसका नाम रख लेते हैं, अच्छा फाइल के नेम जब रख रहे हो ना कोशिश करें स्मॉल लेटर्स में रखें, कैप्स लॉक ऑन हो गया, मैं लिखता हूँ हेडिंग डैश स्टाइल, ये साइंस मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि स्पेस बार नहीं होना चाहिए आपके फाइल के नाम के दरमियान में। सो मैंने लिख दिया जी हेडिंग स्टाइल, सेव करें, फाइल बन गई। चलो अब आ जाते हैं उधर जहां पर हमारा ये डाटा पड़ा हुआ है, यही फाइल है, इसको रन करें, पहले जरा देखते हैं फर्क क्या हुआ, हेडिंग्स लग गए, चलो नजर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना हमें क्या है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, चलो समझ में आ रहा है क्या है। सबसे ऊपर जो है बड़ी हेडिंग है और सबसे नीचे जो है वो छोटी हेडिंग है। हेडिंग स्टाइल का टैग समझ में आ गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो है वो H1 है और आखिरी वाला कौन सा है, H6 है। फिलहाल एक चीज़ हमने ये समझी, साथ में मैंने SEO के हवाले से भी बात की आपसे, लेकिन अब मैं अगर आपको एक चीज़ कहूँ कि भाई इसको देखो ये हेडिंग 1 है, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई ये भी हेडिंग 1 है, कौन सी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी हेडिंग 1 है, आप कहेंगे इसकी शक्ल तो बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे ही है, मतलब ये वाला हेडिंग स्टाइल उस हेडिंग स्टाइल के स्ट्रक्चर का तो नहीं है, इसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हमें नजर आ रहा है, मुख्तलिफ नजर आ रहा है ना।
इसका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल नहीं मिल रहा वो पहले वाले राइटिंग स्टाइल से। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज तो साबित हो गई कि गूगल को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो लिख कैसे रहा है, वो ये समझ रहा है कि क्या हेडिंग स्टाइल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसको उसके विजिबल स्टाइल से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये हमने क्या किया हुआ, अब ये समझ लेते हैं। अगर मैंने ये H1 लगाया है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी H1 है, तो फिर ये इस तरह का क्यों दिखने लगा हुआ है? इसको भी उसी तरह ही दिखना चाहिए जैसे वो दिख रहा है। असल में हमने अपनी वेबसाइट को थोड़ी सी खूबसूरत लुक देने के लिए इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग की हुई है। ये एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग किसने की हुई है? ये वेबसाइट डेवलपर ने की हुई है। उसने क्या यूज किया हुआ है? उसने यहाँ पर CSS की कोडिंग यूज की हुई है। अब ना हम डेवलपर है, ना इस क्लास में बैठकर हमने डेवलपर बनना है, और ना SEO करने के लिए डेवलपर का होना जरूरी है। हाँ, SEO के लिए हमें इस वेबसाइट के इन एलिमेंट्स को समझना जरूरी है, जिन एलिमेंट्स की मैं आपसे बात करने लगा हूँ। इन एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया हुआ है एक्चुअली? उन्होंने एक्चुअली ये किया हुआ है कि भाई ये जो प्रोफेशनल किचन था, राइटिंग इतनी खूबसूरत नहीं थी, उसके लिए एक टेक्निक यूज की जिसको हम CSS बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोग CSS अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, लेकिन SEO के लिए हमें CSS का कुछ नहीं लेना देना। SEO में CSS के ऊपर मैंने कुछ नहीं अप्लाई करना, कुछ भी काम नहीं करना। क्या CSS लगी है, मुझे इससे लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये वाला जो टेक्स्ट था, क्या ये वाला टेक्स्ट कीवर्ड है कि नहीं। नंबर 1 अंदाजा हो रहा है मुझे कि कीवर्ड ही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये ना लिखा होता और यहाँ पर लिखा होता वेलकम टू माय वेबसाइट, यहाँ पर लिखा होता वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस, या यहाँ पे लिखा होता वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो आपको लग रहा है ये कीवर्ड है? ये कीवर्ड नहीं है, क्योंकि दस्तगीर इंजीनियरिंग पीक सॉल्यूशन इज नॉट अ कीवर्ड, ये तो एक ब्रांड है, तो वो कीवर्ड तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए SEO एक्सपर्ट मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं उसे कहूँगा भाई ये तो आपने H1 को ज़ाया कर दिया, या आपने H1 का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपको करना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, उसका वेलकम टू माय वेबसाइट को चेंज करूंगा, और जो भी कीवर्ड रिसर्च जो अपने आगे जाके करनी है उसके मुताबिक उसका जो मेन कीवर्ड बना होगा उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये वही कीवर्ड है जो मैंने टाइटल में यूज किया हुआ है, वही है ना। और ये SEO का स्टैंडर्ड है कि भाई मैंने SEO में पॉइंट्स लेने हैं ना, तो मैंने जो जिस टर्म को टाइटल में यूज किया उसी को मैं हेडिंग में यूज करूंगा, उसी को मैं पैराग्राफ में यूज करूंगा, उसी को मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में यूज करूंगा, इसी वजह से तो मैं रैंक करूंगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ये थे हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं वेबसाइट की SEO करना चाहता हूँ, तो मुझे वेबसाइट में से जो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, हमने उसकी बात प्रीवियस क्लास से शुरू की, और हमने कहा सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है टाइटल कहाँ पड़ा हुआ है वेबसाइट का। फिर मैंने कहा मैंने देखना है फेविकॉल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, अगर नहीं लगा हुआ तो लगा देना। उसके बाद मैंने देखना है कि हेडिंग स्टाइल्स पूरी वेबसाइट पर हैं कि नहीं है, होने चाहिए। नहीं होंगे तो मैं हेडिंग स्टाइल्स लाऊंगा, लिखूंगा हेडिंग स्टाइल्स। फॉर एग्जांपल उसने सिर्फ CSS यूज किया होता और हेडिंग यूज ही ना किया होता, तो मैंने कोई छेड़ना नहीं था उसको, मैंने इसी कोड में जाकर क्या कर देना था, सिर्फ एक टैग और ऐड कर देना था H1 का, तो क्या हो जाता था, हेडिंग में जानी थी। अब क्या होना था, एकदम मुझे पॉइंट्स मिल जाने थे SEO के हवाले से कि वेरी गुड जी, आपका जो पहला एलिमेंट है वो हेडिंग स्टाइल है और आपने बिल्कुल सही शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं जब आगे जाऊंगा मेरा मैसेज इसी से रिलेटेड होगा, तो मैं सब हेडिंग की तरफ मूव करता जाऊंगा। यानी अब हेडिंग जो है वो पैराग्राफ में तो नहीं आ सकती है, तो मेरा ख्याल है कॉमन सेंस की बात है, सभी को पता है। यानी सब ये जानते हैं कि अगर मैं हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस कंटेंट में इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ये तो हेडिंग है ही नहीं है, ये तो सब कंटेंट है। हेडर तो ये है, उसके बाद हेडर कौन सा है, ये है। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो मुझे हेडिंग स्टाइल यूज करना है वो कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इसके आगे से 4 सब कंपोनेंट्स हो, तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग 2 यूज करूंगा, हेडिंग 2 के बाद फिर इसी के अंदर हेडिंग 3 यूज कर लूंगा, फिर हेडिंग 4 कर लूंगा। फॉर ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ यार यूं करते हैं कि पहली वाली हेडिंग को हेडिंग 1 कर लेते हैं, मतलब एक हेडिंग को अगर हम कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वेबसाइट बड़ी पड़ी हो H1 के साथ या H2 के साथ
या H3 के साथ। मतलब लॉजिकली तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं सपोज कर रहा हूँ मेरी वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर 50 हेडिंग्स हैं और उसमें से 40 मैंने H1 लगा दिया, ये गलत है, ये स्ट्रेटजी गलत है। मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूज करना है। हाँ ये हो सकता है उसमें 50 हैं तो मैंने 3 लगा दी H1, चलेंगी, लेकिन नंबर ऑफ एक सेम हेडिंग स्टाइल नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, फिर तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा ना, फिर तो वही आप हर दफा यही कह रहे हैं कि यहाँ से बात शुरू हो रही है नेक्स्ट से। H1 का तो यही मतलब है ना, यानी आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में अपना मैसेज नहीं दे रहे। सो एक तो ये वाली हमें टैग की जरूरत थी जो मैंने अभी आपको समझाया, और वो कौन सा था, हेडिंग स्टाइल। अच्छा अब उसके बाद और क्या चीज है हमारे पास, हेडिंग के नीचे बिल्कुल क्या आ रहा है, हेडिंग के बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है, पैराग्राफ। जनरल बात कर रहा हूं मैं, हेडिंग के बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। अब हम ये समझते हैं कि जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है ये किसने लिखा हुआ है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अभी मैं सिंपल HTML पे बात कर रहा था ना, अब मैं इसी तरह की एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, लेकिन वेबसाइट कहाँ से खोलूंगा, कंप्यूटर से, मतलब जो मेरे पास सेव हुई हुई वेबसाइट है उसे खोलूंगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कौन सी वेबसाइट है, ये ऑनलाइन है। अब ये दोनों डिफरेंसेस पता है ना आपको, ये ऑनलाइन का मतलब क्या क्या देखें, ये आ रहा है ना, इसका मतलब है ये लाइव है। और अगर जो वेबसाइट में अपने कंप्यूटर से खोलूंगा उसके साथ लिखा हुआ आएगा फाइल, तो इसका मतलब है मुझे पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट नहीं है, ये फाइल है। ये देखें जो जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं लिखा हुआ है ना फाइल, इसका मतलब है ये वेबसाइट नहीं है, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, लाइव हुई वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ मेरे लैपटॉप से डायरेक्ट प्ले हो रही है। अच्छा अब हम एक और काम करते हैं, आ जाए इधर जरा, और मैं एक वेबसाइट पे आता हूँ, इसी को खोल लें, कॉपी है ना ये, कोई बात नहीं, बल्कि एक काम करें इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। चलो एक नई आ गई, इसे मैं खोलता हूँ, पहले इसे प्ले करके देखें क्या है, ये खोल कर देखते हैं क्या चीज़ खुलती है हमारे सामने, देखें जरा पहले जी, ये वेबसाइट खुल गई। उसके बाद ये क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ये सोफा कारपेट वॉशिंग की वेबसाइट है, नाम से पता लग रहा है हमें, है ना, तो ये ऑफलाइन है। अगर मैं इसी वेबसाइट को ऑनलाइन देखना चाहूँ तो ये ऑनलाइन वर्जन है उसका, तो आपको पहले मरले में ये कंफ्यूजन खत्म हो। अब ये देखें ये ऑनलाइन वर्जन है, अगर मेरे कंप्यूटर पे नेट ना चल रहा होता तो ये पेज ना खुलता, ये इंटरनेट चल रहा था तो ये पेज खुला, इसका मतलब है ये ऑनलाइन है। मगर ये वाला जो पेज है ये ऑफलाइन है, इस पर फाइल लिखा हुआ है। आप जब अपनी वेबसाइट फाइलें बनाते हो तो हर दफ़ा यहाँ URL लेवल पर फाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, वेबसाइट की ये लॉक बना हुआ नहीं आ रहा होगा। हाँ ये लॉक क्या है, इन सब चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, आगे जा जाकर चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा अब इस पे आ जाते हैं वापस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, इस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त तो मैं इस टेक्स्ट के मतलब बात कर रहा हूँ आपसे। सो इस टेक्स्ट तक हमने कैसे पहुंचना है जरा इसको देखते हैं। हाँ इधर तक तो बात हो गई है हमारी, क्या करूँ जी इस पे, सबको पता है, राइट क्लिक करूँ और फिर एडिट विद नोटपैड कर लूँ, प्लस कर लूँ, आपने इसी के साथ कर लेना। अब एक पहला फर्क देखें जरा, अब जरा नोटपैड और नोटपैड वर्सेस नोटपैड प्लस। हाँ कि मैं आपको नोटपैड से नोटपैड प्लस पे क्यों लेकर आया हूँ, देखें जरा कुछ समझ में आ रहा है, ज़्यादा कंफर्टेबल है उससे, मैं क्या उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, चीज़ों को लहदा किया हुआ उसने, क्या लहदा किया हुआ है, ये टाइटल है जो मेरा टैग है जो उसको उसने ब्लू कलर में दिया हुआ है, टैग के बाहर जो टेक्स्ट आ रहा है वो ब्लैक कलर में आ रहा है। हाँ अच्छा उसके बाद एक नई चीज़ आपको दिख रही है इसमें, वो क्या है, कुछ कलर्स बिल्कुल ग्रीन कलर में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं, कुछ खास एलिमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि ये वाले जो टेक्स्ट है ये एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट नहीं है, ये कमेंट है, ये रिमार्क्स हैं, ये वो चीज़ है जो मैंने शायद अपने लिए तो लिखा हो, जैसे नोट होता है ना, फाइल के साथ एक नोट लिख के लगा देते हैं, कमेंट जिसे कहते हैं, ये मैंने सिर्फ कमेंट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है कमेंट, अपनी मेमोरी के लिए। तो अपनी मेमोरी के लिए कमेंट करने के लिए मैंने क्या तरीका यूज़ किया ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, पैराग्राफ की। तो इसका मतलब है कि ये एक पैराग्राफ है नीचे वाला, उस पैराग्राफ तक मैंने जाना है, कैसे जाना है ये अब साइंस भी हमने समझते जाना है, क्योंकि इसी साइंस के मदद से आपने अपनी वेबसाइट को चेंज करना है। अब मैं पैराग्राफ तक जाना चाह रहा हूँ, अब एक तरीका तो ये है कि मैं यूँ करूँ, क्या करूँ जी, मैं ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लुकिंग, चलो इसको मैंने पूरे को किया कॉपी,
कंट्रोल सी, ठीक है, और मैं आ गया कोड में, और यहाँ आकर मैंने स्टार्ट पे रखा है। हेड स्टार्ट ये होता है ना, सबको पता है, और ये भी सबको पता है कि जो चीज़ मैं कॉपी करके लाया हूँ वो हेड में नहीं है, हेड के नीचे है वो। सो मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ कंट्रोल V करता हूँ। फाइंड कर लें इसको। अच्छा, कुछ मिला उसको कि नहीं मिला? इसको थोड़ा सा छोटा करें। सर्च मोड नॉर्मल, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, देखते हैं क्यों नहीं ढूंढ रहा इसको। वापस आए इस वेबसाइट में, ये था। फाइल वही खुली हुई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लाकर इसको पेज करें, और ये क्या लिखा हुआ है? फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दें। चलो, एक आ गया। और दूसरे वाला कौन सा है? ये नीचे आ रहा है लिखा हुआ, देखें नीचे भी एक लाइन आई है, आगे उसी जगह पर। फाइंड किया मैंने, दोबारा करता हूं, इसको मैं बंद कर दिया। हाँ, फिर स्टार्ट पे आ गया हूं मैं दोबारा से। कंट्रोल F शॉर्टकट है इसके अंदर फाइंड करने का। हाँ, यहाँ अगर मैंने इसको टाइप कर दिया जो मैं फाइंड कर रहा था टेक्स्ट, और क्या कहा मैंने? फाइंड इन करंट डॉक्यूमेंट। अगर ऊपर से ना मिले तो हम कर देते हैं करंट डॉक्यूमेंट। सारा फाइंड कर दिया उसने। नीचे अगर देखें 2 लाइनें फाइंड की है ना उसने, और ये मुझे पता लग रहा है कि ये पैराग्राफ था मेरा। सो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सीधा उधर ही आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? जी सर, समझाने के लिए मैं कि ये क्या है भाई, देखो ये क्या है, कौन सा टैग लगा हुआ है? अब पी का। इस पी के टैग के साथ तो कोई एसईओ नहीं है, मगर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी एसईओ अप्लाई करनी है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये पी के टैग की शक्ल भी आप देख लें। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, और पैराग्राफ मीन्स कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, 1 2 ये सब ब्लॉक्स जो बने हुए हैं टेक्स्ट के, ये सब क्या हैं? पैराग्राफ की शक्ल में है। आपने एज ए एसईओ एक्सपर्ट नया पैराग्राफ तो बिल्कुल नहीं बनाना, यानी हमने कोई नया पैराग्राफ नहीं बनाना, बल्कि जो बने हुए पैराग्राफ्स हैं उसको देखना है कि क्या हमारी एसईओ के आइटम्स उसमें मौजूद हैं कि नहीं है, वही मैं देखने लगा। लेकिन उसके लिए मैं एक पैराग्राफ पहले बनाना चाह रहा हूँ। तो हम कहते हैं भाई एक पैराग्राफ बना लो, तो मैं यूँ करता हूँ, इतना पीस कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि चलो जी फ्रेश लुक तक ले लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं। हाँ, इसे मैंने किया कॉपी, और इधर आ जाते हैं। ये था हेडिंग स्टाइल जिसमें हम काम कर रहे थे, और जहाँ हेडिंग 1 लिखी हुई है ना, यहाँ एंड हो रही है, इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ। कैसे ऐड होगा? पी से, ये पी का टैग और स्लैश पी, इसका क्या मतलब? क्लोज। और जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था टाइप करने की बजाय यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हो गया? पता लगा आपको क्या किया मैंने? ये पी का टैग लगाया, बीच में कुछ लिख लिया है जिसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा पैराग्राफ है, वो मैंने टाइप कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है। इस फाइल को सेव कर लें, सेव का बटन है ये, और इसकी आउटपुट देख लें, यही फाइल है। तो इसको राइट क्लिक करके रीलोड कर लें, देखते हैं क्या होता है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, हमारी फाइल कुछ और थी, ये वाली थी। चलो इस पे आ गया टेक्स्ट वही लिखा हुआ। फर्क क्या है? वो जो फॉर्मेट का फर्क आ रहा है वो इशू क्या है? CSS। उधर CSS लगी हुई है, हम तो सिंपल काम करने लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये एक तो आपको पैराग्राफ बनाना सिखा दिया। अब आपको जितने भी पैराग्राफ बनाने होंगे, मीन्स हमने नहीं बनाने बिल्कुल, हम जब SEO कर रहे होंगे तो नहीं बनाने। हाँ, हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने बना लेने हैं, ताकि आपको याद रहे कि व्हाट इज़ पैराग्राफ, होता क्या है। असल में मुझे क्या करना है? अब असल में मुझे ये करना है कि ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया उसको कि भाई मेरी हेडिंग्स को हाईलाइट करो, बता दिया ना।
उसको तरीका भी बताया कि कैसे करो भाई। H1 से लेकर H6 तक यूज कर लिया हमने। अब हम ये कह रहे हैं कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको कैसे हम लोगों ने नुमाया करना है। असल में हम बात किसकी कर रहे हैं? असल में हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या है भाई? जो लोग सर्च करते हैं। हम कह रहे हैं भाई वेबसाइट को टॉप पे लेके आना है। हाँ, वेबसाइट टॉप पे कैसे आए कि भाई किसी भी बंदे को मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, वो टाइप करे तो उसको मेरी वेबसाइट के ऊपर नजर आनी चाहिए। चीज ऐसी हो, ये नहीं है कि किसी बंदे को अगर पीक सॉल्यूशन की या स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट देखनी है तो वो पीक सॉल्यूशन लिखे तो उसको नजर आ जाए। इसमें वो ब्रांड लिख रहा है, ना वो प्रोडक्ट लिख रहा है, ना वो सर्विस लिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, तो भी फाउंडेशन कोर्स, डिप्लोमा ग्राफिक्स का डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वेब डेवलपमेंट, कोचिंग क्लासेस, एकेडमिक रेगुलर क्लासेस। अब इन सब टॉपिक्स के लिए कितने सारे कीवर्ड्स होंगे, कितनी सारी सर्च टर्म्स होंगी जो लोग करते होंगे, जो लोग ढूंढते होंगे, वो कीवर्ड्स हैं हमारे। जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो अगला फेज हमारा कौन सा होगा, जिसमें हम पहला काम करेंगे कीवर्ड्स के। कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि वेबसाइट का लेआउट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसी वेबसाइट के ऊपर तो ये सारी एसईओ करनी है, इसी वेबसाइट पे आकर तो सारी चेंजेस करनी है, तो ये चेंजेस कैसे अप्लाई करनी है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमने ये कहा कि भाई ठीक है, हमने टाइटल को मैनेज किया, हमने हेडिंग को मैनेज किया, अब हम ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ को क्या मैनेज करना है। हमने पैराग्राफ को हमने ये मैनेज करना है कि भाई जो हमारा कीवर्ड था हम हेडिंग स्टाइल में ले आए, जो हमारा कीवर्ड था हम टाइटल पे भी ले गए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा कीवर्ड है उसे कहाँ पे होना चाहिए, पैराग्राफ के अंदर भी होना चाहिए। इसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए अब हमें एक टैग और चाहिए, और वो कौन सा टैग चाहिए हमें, वो टैग है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हेडिंग जो है देखने में क्या शो करती है कि हमने मार्कर यूज किया, ऐसी है देखने में क्या शो करती है कि हमने मार्कर यूज किया या हाईलाइटर यूज किया, बोल्ड हो जाता है ना, नुमाया हो जाता है। तो फिर हमारे ध्यान में आता है कि चलो भाई पैराग्राफ के अंदर H1 ना लगाओ, H6 से लगा लो, क्योंकि वो तो नुमाया कह रही है। तो ये इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी हमारी, यानी ये गूगल हमें कहेगा कि भाई ये आप हमारे एल्गोरिदम के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप हेडिंग स्टाइल को पैराग्राफ में यूज कर रहे हैं, आप हमारे एल्गोरिदम के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आपको पैराग्राफ में से कुछ नुमाया करना है, किसी वर्ड पर एम्फेसिस करना है, किसी वर्ड को फोकस करके दिखाना है, तो आप क्या करो, उसको बोल्ड करो। बोल्ड करने के लिए आप दो मजीद टैग्स की बात होने लगी है, एक स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड, और एक तीसरा होता है EMP, इसे बोलते हैं एम्फेसिस। उसे बेशक यूज ना करें, हम ज्यादातर यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग को और बोल्ड। यानी हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करें। अब आपको पता लगे स्ट्रॉन्ग का टैग क्या है। स्ट्रॉन्ग का टैग इज लाइक अ मार्कर। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या है, एक मार्कर है कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये लिखा है बेस्ट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिखा हुआ है ना। मैं कहता हूं भाई ये जो टर्म लिखी है ना सोफा का, ये मेरा कीवर्ड है, इसे नुमाया होना चाहिए, इस पे फोकस करना है, इसे एम्फेसिस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको टैग लगाना है स्ट्रॉन्ग का या बोल्ड का, इसको स्ट्रॉन्ग का या इसको H1 से लेकर H6 तक बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग नहीं है। हेडिंग सिर्फ हेडर के तौर पर आएगी बस। आपने ये कभी भी ये नहीं समझना कि हेडिंग को हम बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। आपने हेडिंग को समझना है कि ये आपके कंटेंट का यानी आपके पैराग्राफ का हेडर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैराग्राफ के अंदर तो यूज नहीं हो सकता। जी क्या बात हुई, फिर अब कौन से टैग की जरूरत पड़ गई, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। तो मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, मुख्तलिफ टेक्स्ट के ऊपर दोनों लगा देता हूँ। सो ये लिखा हुआ आ रहा है लुकिंग फॉर द बेस्ट, मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड ये है असल में। सो मैंने यहाँ लाकर इसको लगा दिया जी, लगा दिया, लग गया स्ट्रॉन्ग, लिख दिया। अच्छा एक और चीज समझ लेते हैं साथ पैरेलल। हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेयर टैग्स। पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, इट्स फाइन। चलो फिर आपको पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग का टैग है ये पेयर टैग है, हेडिंग के जो स्टाइल्स हैं ये भी पेयर टैग हैं। ठीक है, इसका मतलब इसे क्लोज करना लाजमी है, साथ तो नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये था मेरा कीवर्ड, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं शामिल होता। सो मैंने यहां पर आकर लिख दिया जी स्ट्रॉन्ग, लिख दिया दोबारा।
ये देखिएगा मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो क्या होता है। एक तो तरीका है ना कि मैं क्लोजर लगाऊँ इसको, मैं टैब करता हूँ वो चलेगी स्क्रीन जो आ रही थी, और फिर मैंने क्लोजर इसको लगा दिया, लग गया एक। अच्छा अब एक काम और करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है सर समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए दोनों कैसे यूज़ करने हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ ना गिव योर होम, अब इसको भी मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, हालांकि कीवर्ड नहीं है सर समझाने के लिए मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करेगा, बोल्ड भी बोल्ड करेगा। बोल्ड जो है उसकी हिस्ट्री ये है कि सबसे पुराना जो टैग है वो बोल्ड है, और टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग भी आ गया था। दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा ही है। तो हम करते क्या है कि किसी जगह पर हम स्ट्रॉन्ग यूज कर लेते हैं, किसी जगह पर हम क्या होगा सेव कर लें इसको। अब जरा इसके आउटपुट देखते हैं क्या है। हाँ रिफ्रेश करें इस पेज को जी, स्क्रीन पे देखें कुछ मिला, फर्क मिल गया आपको, पता लगा हमने हाईलाइट कर लिया कंटेंट अपना। कैसे हाईलाइट किया जी, ये डिफरेंट नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, और साथ में ये भी आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम किसको डिफरेंट कर रहे हैं, हम अपने कीवर्ड्स को डिफरेंट कर रहे हैं। और ये हमें क्या बोल रहा है यूज करने को, ये हमें गूगल कह रहा है, ये हमें गूगल का एल्गोरिथम कह रहा है, कहता भाई रैंक करना है ना तो ये मेरे फैक्टर्स हैं। अब हम जो जो कुछ पढ़ने लगे हुए हैं ना, मतलब HTML उसका फैक्टर नहीं है, बोल्ड का यूज उसका फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग का यूज उसका फैक्टर है, एक हेडिंग स्टाइल्स का यूज उसका फैक्टर है। और मुझे बता रहा हो कि भाई इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करो, और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक जब मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, मुझे नंबर दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर पेपर देते हैं अपने, नंबर मिलते हैं ना आपको, तो टीचर कहता है भाई हेडिंग लिखो, वो मार्कर कट वाले मार्कर के साथ नीचे अंडरलाइन लगा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करते हो भी उसको अच्छा लगेगा, आपके एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। जब उसे अच्छा लगेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। हमने यहाँ पर समझ लें यही काम करना है, अपनी वेबसाइट को एग्जैक्टली उन स्टैंडर्ड्स पे लेकर जाना है जो गूगल पसंद करता है। और जो भी बंदा ले जाएगा, मतलब 3 लोग हैं जो एक ही तरह का बिजनेस करते हैं और तीनों की वेबसाइट है, उन तीनों में से जो गूगल के ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पूरे करेगा वो टॉप पे रैंक करेगा, और जो बिल्कुल नहीं करेगा हो सकता है वो नजर ही ना आए। वो लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, क्या तरीका है, वेबसाइट का नाम। तो वेबसाइट का नाम इज नॉट SEO, वेबसाइट के नाम का तो मतलब है कि भाई विजिटिंग कार्ड, बस जैसे विजिटिंग कार्ड किसी को दोगे तो मैसेज चला जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं जाएगा। असल चीज तो क्या है, हमें वेबसाइट पे नेक्स्ट डे ट्रैफिक चाहिए अगेंस्ट आवर प्रोडक्ट्स, अगेंस्ट आवर सर्विसेज और अगेंस्ट आवर टाइप ऑफ बिजनेस। कोई बंदा हमारी तरह के बिजनेस को ढूंढ रहा हो तो भी हमारी वेबसाइट शुरू में उसको नजर आ रही है, ठीक है। तो कौन कौन से हमने आज टैग्स देखे हैं, स्ट्रॉन्ग भी देख लिया, बोल्ड भी देख लिया, और हेडिंग्स को भी हमने देख लिया। गर्मी काफी हो गई है क्लास में, है ना, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं। दरवाजा खुलता है बेटा, जरा खोलो, कोई चेयर शेयर लगा दो दरवाजे के। अब हमारे पास एक और टैग आ गया, एक और चीज आ गई वेबसाइट की, और मैं आपको वेबसाइट दिखा कर करवा रहा हूँ सब कुछ। हाँ वो क्या चीज है जी, क्या चीज है, तस्वीरें, इमेजेस। अब जब मैं ये सारी चीजें खत्म करूंगा ना और मैं पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे मैंने जो चीजें आपको अब तक बता दी है सब चीजें वही है, रिपीट हो रही हैं, बार बार वही, बार बार तस्वीरें नजर आती हैं, बार बार टेक्स्ट नजर आता है, बार बार तस्वीरें नजर आती हैं, ये चीजें नजर आ रही है, बार बार एक ही चीज नजर आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो आपको इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग नजर आ रही है असल में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इमेज की ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन से पहले हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये इमेज का टैग क्या होता है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए ना, यानी ये तस्वीर लगानी है तो इमेज के टैग की जरूरत है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई पैराग्राफ के कंटेंट को नुमायां करना है तो कौन सा टैग यूज किया, शाबाश, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। हाँ, फिर मैंने कहा कि अपने पैराग्राफ का हेडर यूज करना है, पैराग्राफ का हेडर बनाना है तो कौन सा टैग यूज किया, H1 से लेकर H6 तक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तस्वीर लगानी है तो
कौन सा टैग यूज करेंगे? IMG, यानी कि इमेजेस लगाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? IMG। ठीक है, आ जाते हैं IMG यूज करते हैं। अच्छा, JPG इज अ टाइप ऑफ इमेज। ओके, समझ में आ गया? यानी कि इमेज क्या है? इमेज की टाइप JPG भी है, इमेज की टाइप PNG भी है, इमेज की टाइप WebP भी है। यानी ये इमेज फॉर्मेट्स हैं तो सारे इमेजेस ना, लेकिन कोई इमेज है जो JPG में बना होगा, यानी उसका फॉर्मेट क्या होगा? JPG होगा। जैसे वीडियो होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? MP4 होता है ना। इसी तरह जो तस्वीरें होती हैं उनका फॉर्मेट क्या है? यहाँ तो JPG या और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिन्हें कंसीडर कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ JPG या PNG या WebP को हम आखिर में देखेंगे कि ये क्या फॉर्मेट है, और ये इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है WebP। आ जाए जी कोडिंग में और हम एक इमेज लगाते हैं। एक काम करें जरा, यहाँ आए पहले। प्रीवियस क्लास में मैंने कोई इमेज रखा हुआ था, है ना? प्रीवियस क्लास कब की थी हमारी? 22 की थी ना। ये इमेजेस रखे हैं ना मैंने। इसी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और वहीं पे रख लेता हूँ। कहाँ क्यों रख रहा हूँ? ताकि मुझे रूट ना बताना पड़े कि भाई इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। चलो, इसका नाम कुछ चेंज कर लेते हैं इस दफ़ा। इसका नाम फेविकॉन नहीं रखते, ठीक है? इसका नाम रख लेते हैं बेस्ट। कोई बताएगा मैंने ये नाम क्यों रखा? और कीवर्ड भाई आप देखें, हमने ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना है कि भाई हम SEO कर रहे हैं ना, तो हमारी लालच क्या है कि भाई हर जगह किसी ना किसी तरीके से मैसेज एक ही जाना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए? ये हमारा कीवर्ड है, कि ये हमारा कीवर्ड है। भाई गूगल को हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ये हमारा कीवर्ड है। एट द सेम टाइम गूगल ने भी हमें कुछ बताया हुआ है, क्योंकि उसको भी ये बात समझ में है कि भाई ये बंदा ज़्यादा ही लालची हो जाएगा, हाँ, तो मुझे हर जगह पर जाकर लिखेगा तो इतना ज़्यादा लिखेगा कि मैं इरिटेट होना शुरू हो जाऊँगा। इरिटेट भी तो हो सकता है ना वो। तो उसने कहा कि भाई 1 to 3% बस। अगर आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसके अंदर आपने अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कितना करना है? अबाउट 1 to 3%। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, और वो क्या कह रहा है? कितना इस्तेमाल करें? 1 to 3%। मतलब मेरी वेबसाइट का कंटेंट है 500 वर्ड्स का, 3% कितना होता है? 500 का 3% कितना होता है? सॉरी कितना? 15। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? तो 3% के हिसाब से अगर 3% 500 का 15 होता है, तो इसका मतलब है कि गूगल ने मुझे कह दिया कि भाई अगर आपकी वेबसाइट में 500 वर्ड्स हैं तो कितने कीवर्ड्स होने चाहिए इसमें? 15 होने चाहिए। समझ में नहीं बात की? अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने कहा नहीं भाई थोड़ा से और ज़्यादा कर लेते हैं, तो मैंने कहा 500 की बजाय मैं अपनी वेबसाइट का कंटेंट बढ़ाता हूँ और उसे कर लेता हूँ 800 वर्ड्स में, तो क्या हुआ? कीवर्ड की चॉइस बढ़ गई। कीवर्ड की चॉइस नॉट इन वर्ड्स, कीवर्ड की चॉइस क्या है? इन परसेंटेज। कीवर्ड की चॉइस हमारे पास किस चीज़ में है कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कि कितने परसेंट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बंदा कहे कि भाई मुझे तो लिखने हैं 400 कीवर्ड्स, हाँ, तो उसी हिसाब से मैं कंटेंट भी बड़ा कर लूँगा। तो बड़ा कंटेंट कौन पढ़ सकता है? 1 घंटे की क्लास नहीं पढ़ी जाती है ना, 1.5 घंटे की क्लास कैसे पढ़ेंगे? और मैं कहूँ भैया 4 घंटे पढ़ना है आज, क्या हालात हो जाएंगे आप लोग? इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा बड़ा कंटेंट भी कोई नहीं पढ़ेगा। कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लेकर लेंथी करना चाहते हैं तो 1500 वर्ड्स बस, इससे ऊपर नहीं कर सकते मैक्सिमम। और छोटा कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 500-600 वर्ड्स का तो जरूर होना चाहिए, इससे छोटा कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। ये भी SEO का स्टैंडर्ड आपको बताता है। अब वो ये कहता है कि आपने ज़्यादा भी नहीं लिखने, और गूगल जो रिकमेंड करता है ना, वो रिकमेंड करता है बिटवीन 1 to 3% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब 1 to 3% का क्या मतलब कि 1% इज फाइन, 2% इज फाइन, 3% इज फाइन, नॉट 4%। और अगर कोई बंदा कहे ना मेरी वेबसाइट है बड़े फखर से बता रहा हो तो उसमें मैंने 25% कीवर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गूगल के बेस जा रहा है, वो गूगल के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आ रहा है। इट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग।
वो कीवर्ड को स्टफ करने लगा हुआ है, और जैसे ही गूगल को पता लगा वो पेनल्टी देगा। यानी हमें मैक्सिमम कीवर्ड को कहाँ तक लेकर जाना है, अबाउट 3% तक लेकर जाना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस। और अब हम लगाने जा रहे हैं इमेज। ये मैं इधर आया, इसे कॉपी किया और कोडिंग में आ जाते हैं। अब मैं इधर ही नीचे जो है ना एक इमेज लगा लेता हूँ, H2 में लगा लें। इसको मिटा देते हैं या रहने देते हैं, इसको उधर ही लगा लेते हैं जहाँ पैराग्राफ खत्म किया ना। लग गया जी इमेज। ये है इमेज का टैग। आज काफी लोग कह रहे थे लाइट नहीं गई तो मतलब ज़्यादा चली गई ना। ठीक है, हालांकि 7:15 गई थी, 6:15 गई थी मेरा ख्याल है, 7:15 इसे आना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आई है। अच्छा, IMG यानी कि ये टैग है। आगे क्या है, ये टैग की ऑप्शंस क्या बोलते हैं उन्हें, कौन बोलेगा? टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उनका क्या नाम होता है? गुड, एट्रीब्यूट्स। यानी आगे इसके आना है एट्रीब्यूट SRC। अब मैंने एक नया एट्रीब्यूट यूज किया, यानी IMG के अंदर जैसे हमने पढ़ा था ना फेविकॉन लगाया था, उसमें जो एट्रीब्यूट था वो क्या था? href था, हाइपर रेफरेंस। हाँ, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC इक्वल्स टू जी, क्या नाम था? ये डबल कोटेशंस लगाए मैंने, डबल कोट्स लगाने हैं नाम लिखते हुए, और कंट्रोल V मैंने पेस्ट कर दिया। टाइप क्या थी उसकी भला? PNG। ये मैंने कहा भाई स्पेलिंग ना गलत हो जाए। हाँ, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, जैसे नाम को कॉपी करें, रीनेम करके नाम, रीनेम में एडिट में आ जाते हैं ना क्या नाम है, कंट्रोल C यहाँ लाकर उसे पेस्ट कर दें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि भाई कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। वो नाम लंबा था ना, मैंने कीवर्ड साइंस समझाई है, अदरवाइज तो मैं चाहता तो इसका नाम 1 रख लेता, लेकिन मैं आपको पहले दिन से ये बताना चाहता हूँ कि नाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नाम और कीवर्ड का आपस में रिलेशनशिप है जो आपने कायम रखना है। जी, हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और इसका है, एंड दैट इज क्या है? एक और एट्रीब्यूट alt। alt stands for alternate। alt stands for alternate। बस ये हम खत्म कर रहे हैं लेक्चर। अल्टरनेट का क्या मतलब है? अल्टरनेट का मतलब है कि भाई यहाँ पर भी हमने अपना कीवर्ड बताना है। अब अगर हम ये कहें, मतलब मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे भाई गूगल, हम तस्वीरें लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो क्या गूगल को लग रहा होगा कि भाई ज़बरदस्त अच्छी वेबसाइट है, इसमें तस्वीरें बड़ी लगी हुई हैं? हाँ, ऐसा फील हो रहा है? नो, गूगल को ऐसी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। गूगल को समझ में आती है कोडिंग। गूगल को सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जितनी मर्जी शानदार हो, हाँ, जैसे आप लोग तस्वीर खिंचाना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे यार बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर होनी चाहिए, ब्लर होना चाहिए बैकग्राउंड, है ना, फिल्टर शिल्टर भी लगे हों तो और ही अच्छी बात है। गूगल को नहीं ऐसे पसंद। गूगल कहता है मुझे तस्वीर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है आप मुझे अंडरस्टैंड करवाएंगे इस तस्वीर को बनाने के लिए आपने कोड क्या यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्ट है ये मैं किसको भेज रहा हूँ? गूगल को। और यहाँ अगर मुझे क्या लिखना चाहिए, कौन बताएगा? जल्दी से बता दें, गर्मी से बचें, क्लास खत्म करते हैं। फिर क्या लिखना चाहिए? मैं वही लिखना चाहिए जो पहले भी लिखा हुआ है भाई, यही तो बता रहा हूँ। हाँ, क्या लिखना चाहिए? स्क्रीन पर देखो तो बता दोगे, मुझे देखेंगे नहीं पता लगेगा। हाँ, बेस्ट। ये हमारा कीवर्ड है ना, मैं ये हमारा कीवर्ड है ना, हमने आर्ट के अंदर भी अपना कीवर्ड बताना है उसको। ये मैं एसईओ कर रहा हूँ साथ साथ पैरेलल। मैं ये एसईओ भी हो रही है, यही एसईओ है। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा ना, मैं उसकी इमेज की एसईओ यही करूंगा, मैं उसका नाम चेंज करूंगा, मैं उसके नहीं कैसे डिफरेंट हो, जब प्रोडक्ट ही एक ही चीज़ की तो बात हो रही है। मतलब तस्वीर तो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज की लगी हुई है ना, उसी को तो हम रैंक करने लगे हैं। हाँ, जब बहुत सारी डिफरेंट तस्वीरें होंगी उसका नाम भी चेंज करेंगे। बेस्ट कंप्यूटर। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें, यहाँ मैं हाइफन यूज़ नहीं कर रहा ना, कोई बताएगा क्यों नहीं कर रहा? इसलिए फाइल नेम नहीं है, ये तो टेक्स्ट मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज में नहीं आना चाहिए हाइफन आपका। ये आप कितना बड़ा लिख सकते हैं जी? ये आप लिख सकते हैं अबाउट
120 to 140 कैरेक्टर्स, 120 से लेकर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बहुत लंबे लंबे कीवर्ड्स ना हो तो आप 2 या 3 कीवर्ड्स भी इसमें टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक कर दिया टारगेट, मैं अगर दूसरा करना होगा ऐसे करूँगा, अबाउट 120 to 140। जी मैंने लिखा हाइफन, अब मैं दूसरा कीवर्ड टाइप करने लगा हूं, डिजिटल मार्केटिंग। सपोज किया है हमने, हाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप मल्टीपल कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं आर्ट के अंदर। ठीक है, क्या हो गया भाई, कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हैं आप दोनों, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ कहने की। हाँ जी, गर्मी तो सबको लग रही है यार। स्पेस के बाद हाइफन और स्पेस है। हाँ ये दें, स्पेस दें, बिल्कुल दें स्पेस, ताकि वो डिफरेंशिएट हो ना। सेपरेटर लगा दिया ना बीच में, उसको पता लग गया कि भाई इससे पहले वाला हो रहा है और इसके बाद वाला हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है, वो भी देखें, गर्मी को बर्दाश्त करें। जी टाइटल, जिस टॉपिक को हमने खोला इसको जरा कंप्लीट कर लेना। अब ये टाइटल क्या होता है? जैसे अभी मैं यहाँ पर माउस रखता हूँ ऊपर, ये देखें, क्लोज पे माउस रखा, चले क्लोज पे नहीं रखता भाई, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो। मैंने इस पे रख दिया, क्या लिखा हुआ है नीचे? मिनिमाइज लिखा हुआ आ रहा है ना नजर। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, माउस ओवर के ऊपर एक टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको। ये वाला जो टेक्स्ट है इज आ टाइटल। जो आपका आर्ट नजर नहीं आना, याद रखिएगा। अभी मैं इमेज को चेक करूंगा, मुझे आर्ट कहीं नहीं दिखना, लेकिन ये जो टाइटल होगा ये दिखेगा। यहां पर भी वही लिख दूंगा मैं। चलिए आपको बचा लेते हैं और यहाँ पर हम बात अपनी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, गर्मी से बचा लेते हैं बस, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको सेव करें और इसको रन करें और देखें क्या होता है। कहाँ है जी फाइल जो हमारी थी? क्या हो गया, इसको भी परेशानी हो रही है? इसको भी गर्मी लग, वाकई लग रही है, इट्स नॉट जोक, इसको गर्मी ही लग रही है। ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा फील कर रहा है। अच्छा, इसकी आउटपुट मैं देखता हूँ और साथ में मैं अटेंडेंस लगाता हूँ ताकि आप लोग जल्दी फ्री हो जाएं। इमेज आ गया, इसका साइज कैसे कंट्रोल होना है ये अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसको भी दिखाता हूँ मैं। माउस रखें इसके ऊपर, देखें जरा, टाइटल नजर आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया नजर। हाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, आर्ट कैसे नजर? अब आर्ट के लिए क्या स्टोरी है, याद रखें, आर्ट ना 2 पोजीशंस हैं आर्ट की। एक पोजीशन क्या है गूगल के लिए, एक पोजीशन क्या है यूजर के लिए। यानी मतलब आपकी वेबसाइट को यहाँ तो गूगल देख रहा है, यहाँ कौन देख रहा है? विजिटर्स। अब विजिटर्स को आर्ट अभी तो नहीं नजर में आया, लेकिन विजिटर्स को आर्ट उस वक्त जरूर नजर आएगा जब आपका इमेज लोड नहीं होगा। 1 मिनट ठहरिएगा जरा। यहाँ पे ये इमेज का नाम यहाँ लिख दिया मैंने 1, गलत हो गया ना, रॉन्ग हो गया ना। इसका मतलब है तस्वीर तो नहीं अब आनी चाहिए। ओके, जरा देखें इससे क्या फायदा होता है, ये नुकसान होता है। जी पता लगा कुछ? क्या हुआ, तस्वीर गई? मैं कह तस्वीर गई यहां से, मगर तस्वीर की जगह पर क्या नजर आ रहा है अब आपको? अब आपको आर्ट एट्रीब्यूट नजर आ रहा है। यही था ना उसका आर्ट एट्रीब्यूट। यानी इसका मतलब क्या है, यूजर्स को ये कब दिखेगा? जब पिक्चर शो नहीं होगी। मतलब सिर्फ इसीलिए है और इसका कोई पर्पस नहीं है। लेकिन असल में हम ये यूजर के लिए नहीं लगाते हैं, असल में हम ये किसके लिए लगाते हैं? गूगल के लिए लगाते हैं। और इस आर्ट टेक्स्ट की वजह से आप गूगल पे इमेज सर्च कर रहे होते हैं ना, तो कितनी सारी तस्वीरें हैं जो टॉप पर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इट इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आर्ट इमेज एट्रीब्यूट। जी मैं नोटपैड खोल देता हूँ।
लेकिन आपने इमेज का नाम गलत नहीं लिखना, ये अभी मैंने गलत किया है ना। आगे से लिखना है। वैसे ये सब कुछ वीडियो में होता है, वीडियो डे का टाइम नहीं है। ओके अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट इसको, वो भी वेट करवा रहा है वो जरा आगे जाने का। स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगवाइएगा। उस्मान, रायान, खतीजा, अब्दुल कादिर भी बैठे हुए हैं, जीनत, सज्जाद, अफजल आए हुए हैं, रेहान, अंसर, अंसर है कोई? नहीं है। शुएब, गजनफर, लाइका, अटेंडेंस रोक दें।